औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमें CS 504 का लेक्चर नंबर 29 करना है। पहले तो हमने नेमिंग कन्वर्जन्स के अबाउट पढ़ा था। अब हम फाइल हैंडलिंग के अबाउट पढ़ेंगे जिन्होंने टिप्स दी हुई है जावा के लिए और C++ के लिए। पहली बात तो ये कि जब भी हम जावा या C++ में उन्होंने बात की हुई है कि जब भी हमने C++ में फ़ाइल हैंडलिंग करनी है ना, तो हमने वहाँ पर फ़ाइल हैंडलिंग में C++ नहीं लिखना बल्कि .h लिखना है। C++ में जो फाइल हेडर होगा उसमें एक्सटेंशन क्या होगी .h, जबकि जो C++ है .cpp है और .c जो है वो ये हमारे पास सोर्स फाइल्स होती हैं, हेडर फाइल्स नहीं होती। ठीक है, ये आपने MCQs के लिए देख लेना है। दूसरी बात ये कि जब भी आप क्लास बनाओ तो आपकी क्लास का नेम वही हो जो आपके फाइल का नेम है। Class name should be declared in individual header files with file name matching with the class name। यह है कि फिर आपको ढूंढने में आसानी हो जाती है कि आपकी जो क्लास है, आपकी जो फाइल नेम है उसमें वही क्लास का नेम होगा। ओके, उसके बाद हमारे पास है header file should be declared and interface the source file should implement। When looking for an implementation, the programmer should always know what that is found in the source file। अब जैसे कि हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, टैब, पेज, ब्रेक वगैरह, हमें इनको यूज़ नहीं करना चाहिए। ये कैरेक्टर्स क्या करते हैं, हमारे पास डिबगर्स या दीज कैरेक्टर्स आर बाउंड टू कॉज, ये हमारे पास प्रॉब्लम बना देते हैं एडिटर्स के लिए, प्रिंटर्स के लिए, डिबगर्स के लिए। ठीक है, जब भी व्हेन यूज्ड, जब हम उसको मल्टी प्रोग्राम में या मल्टी प्लेटफॉर्म एनवायरनमेंट में उसको यूज़ करते हैं तो जो टैब, पेज, ब्रेक है ये हमारे लिए मुश्किलात पेश कर लेते हैं। The incompleteness of split lines must be made obvious। अब वो कह रहे हैं कि आपकी जो स्प्लिट लाइन की जो मसले आते हैं, स्प्लिट लाइन का मतलब क्या है कि जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें, ये देखें यहाँ पर ये हाईलाइट नहीं हो रहा तो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ कि जैसे कि यहाँ पर इनकम्प्लीटनेस है, टोटल सम के बाद जो C के बाद प्लस है, वो प्लस जो है वो यहाँ पर आगे लाइन लिखने के बजाय लाइन जो है वो नीचे ड्रॉप हो गई है और नीचे लिखा जा रहा है। तो ये हमारे पास स्प्लिटनेस ऑफ लाइन्स आ जाता है। हमें इस चीज़ से अवॉइड रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि लॉन्ग लाइन स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, मुश्किल आ रही है ना कि ये आप एक ही पूरी लाइन में भी लिख सकते थे लेकिन आपने अलग-अलग 2 लाइनों में लिखा हुआ है। जो स्प्लिट लाइन है वो आपके पास अगर 4 लाइनों का कोड भी होगा तो वो आपके 10 लाइन तक ले जाएगा। ठीक है ना, तो आपको इनको अवॉइड करना चाहिए। ब्रेक आफ्टर कोमा, ब्रेक आफ्टर एन ऑपरेटर, अलाइन द न्यू लाइन विद बिगनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द प्रीवियस। तो ये वो सब रूल्स हैं जो हमें बताते हैं कि आपने इन सब के बाद या कोमा के बाद या ऑपरेटर के बाद या अगर आपकी एक लाइन ख़त्म हो गई तो अपनी अगली लाइन जो है वो स्प्लिट करके ही शुरू करनी है। ओके, स्प्लिट लाइन कैन अकर व्हेन अ स्टेटमेंट एक्सीड्स। स्प्लिट लाइंस आप तब कर सकते हैं जब आपका जो स्टेटमेंट है वो 80 कॉलम से तजावुज़ कर जाए। ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू give rigid rules for how lines should be split, but the examples above, ये आपने एग्जांपल्स देख ली होंगी, इनको हम स्प्लिटनेस कहते हैं। तो जब भी आपके पास कोमा आ जाए, ठीक है, कोमा आ जाए या आपके पास ऑपरेटर डॉट आ जाए, ऑपरेटर आ जाए कोई, या आपकी जो लाइन है ख़त्म होकर अगली लाइन पर जाना हो, तो ये आपके पास कुछ रूल्स हैं जिनसे आप कर सकते हैं। ये आगे हमारे पास इंक्लूड फाइल्स एंड इंक्लूड स्टेटमेंट्स फॉर जावा आ जाता है। तो इसमें आपके पास क्या है कि हेडर फाइल्स जो हैं वो मस्ट इंक्लूड कंस्ट्रक्शन दैट प्रिवेंट मल्टीपल इंक्लूजन्स। तो ये MCQs के लिए देख लेना कि हेडर फाइल्स में किस चीज़ को इंक्लूड करना चाहिए, या मल्टीपल इंक्लूजन आ जाएगा, या कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, या हेडर फाइल, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, या अगर इन तीनों में फिलिंग द ब्लैंक कोई भी हो सकती है। द कन्वेंशन जो है वो आपके अपर नेम में होनी चाहिए, जैसे कि ये फाइल का नेम जो है वो आपका अपर नेम में होना चाहिए, ये जो मोड है ये आपका अपर केस लेटर्स में होना चाहिए। अब क्लासेस और इंटरफेसेस आ जाता है, उसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि जब भी आपने क्लास बनाई है, ठीक है, जब आपने क्लास बना लिया तो आपने उस क्लास के बाद उसको बताना जो है कि क्लास का इंटरफेस क्या है, क्या वो प्राइवेट है, क्या वो प्रोटेक्टेड है, या वो पब्लिक है। अब होता कुछ यूँ है कि हम लिख देते हैं, कुछ भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्लास बना के अगर हमने कुछ भी नहीं ना लिखा तो वो ऑलरेडी प्राइवेट हो गई है। ठीक है, जब आप लिखेंगे पब्लिक तो वो पब्लिक हो गया। अगर आप लिखना भूल गए या आपने खुद भी नहीं लिखना चाहा तो वो क्लास जो है वो आपकी प्राइवेट ही होगी। ठीक है, क्लास इंटरफेस डॉक्यूमेंटेशन, क्लास और इंटरफेस स्टेटमेंट
class static variables in order to public protected package no access modified private इंस्टेंस वेरिएबल जैसे कि पब्लिक और प्रोटेक्टेड पैकेज कंस्ट्रक्टर जब बनाने हैं तो आपने कंस्ट्रक्टर लिखने हैं मेथड्स उनके अपने अपने होते हैं सबके ठीक है जब आपने क्लास बना ली है क्लास के अंदर फिर कंस्ट्रक्टर बनाएं और फिर मेथड्स लिखें कि आपने कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करना है ठीक है क्लास पहले उसका इंटरफेस फिर क्लास फिर पहले क्लास फिर उसका इंटरफेस फिर आपने उसमें कंस्ट्रक्टर ड्रॉ करना है ठीक है बनाना है और फिर उसमें आपने मेथड्स लिखने हैं अपने उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट्स आ जाती हैं जावा और सी प्लस प्लस में अब यहाँ पर हमारे पास कन्वर्जन्स आ जाती हैं जैसे कि आपके पास इंटीजर डाटा टाइप है उसको आपने करैक्टर में लेकर जाना है तो चाहे वो इम्प्लिसिट है लेकिन आपने उसकी जो कन्वर्जन है वो एक्सप्लिसिटली करनी है ठीक है ओके यहाँ पर टाइप्स दैट आर लोकली टू वन फाइल ओनली बी डिक्लेयर्ड इनसाइड दैट फाइल जो आपने फाइल का नेम रखा हुआ है वो आपके फाइल के अंदर भी वही काम होना चाहिए आपको ढूंढने में ही आसानी होगी टाइप्स ऑफ पार्ट क्लास द पार्ट्स ऑफ अ क्लास मस्ट बी सॉर्टेड पब्लिक प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट ठीक है इसको हमने एक्सप्लिसिटली डिफाइंड करना होता है उसके बाद वेरिएबल्स क्या हैं कि वेरिएबल्स शुड बी एनालाइज वेयर दे आर डिक्लेयर्ड ठीक है वेरिएबल्स नेवर हैव डबल मीनिंग वेरिएबल्स के भी दो मीनिंग नहीं होते ये रिड्यूस कर देते हैं चांसेस ऑफ एरर्स को बाय साइड इफेक्ट्स क्लासेस वेरिएबल शुड नेवर बी डिक्लेयर्ड पब्लिक द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग एनकैप्सुलेटेड वायलेटेड बाय द पब्लिक वेरिएबल्स use private variables and access functions instead. One exception to this rule is when the class is essentially a data structure with no behavior. In this case, it is appropriate to make class instant variable कि हमें अगर हमने क्लास में पब्लिक जो प्राइवेट एरिया में अगर हमने कोई वेरिएबल रख दिया है और अगर हम उसको पब्लिक करना चाह रहे हैं तो वो जो वेरिएबल है वो पब्लिक नहीं होगा इसलिए वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर नहीं करते हैं पब्लिक में कभी कभी वेरिएबल्स को हम क्लास से पहले भी डिक्लेयर कर देते होते हैं ठीक है रिलेटेड वेरिएबल्स ऑफ सेम टाइप कैन बी डिक्लेयर्ड इन अ कॉमन स्टेटमेंट ठीक है जैसे कि फ्लोट एक्स वाई जी या रेवेन्यू मार्च या रेवेन्यू जनवरी इस तरह की एग्जांपल्स आ जाती हैं ठीक है उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि वेरिएबल्स जो हैं it should be kept alive for as short as time as possible keeping the operations on variables must विद इन अ स्मॉल कंट्रोल ये आपने रूल्स हैं इनको पढ़ लेने हैं वेरिएबल्स के कुछ रूल्स आ जाते हैं ठीक है उसके बाद हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स आ जाते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स नहीं इस्तेमाल किए जाते ठीक है जैसे कि ग्लोबल वेरिएबल्स मैंने आपको प्रोपोर्शन का निशान बताया था ना 4 डॉट्स 2 रेशियोज के निशान थे इम्प्लिसिट टेस्ट फॉर जीरो शुड नॉट बी यूज्ड अदर देन फॉर बूलियन वेरिएबल्स पॉइंटर्स ठीक है उसके बाद हमारे पास लूप के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं लूप ऑनली लूप कंट्रोल स्टेटमेंट मस्ट बी इंक्लूडेड फॉर अब जैसे कि फॉर कंस्ट्रक्शन में हमारे पास लूप जो है वो स्टेटमेंट इंक्लूड होनी चाहिए जैसे कि फॉर अब यहाँ पर लूप चल रही है ना तो उसमें हमने फॉर स्टेटमेंट लिखी हुई है अब लूप वेरिएबल शुड बी इनिशियलाइज इमीडिएटली बिफोर द लूप जो लूप वेरिएबल्स हैं उनको लूप से पहले इनिशियलाइज कर देना चाहिए ठीक है द यूज ऑफ डू वाइल लूप शुड बी अवॉइडेड देयर आर 2 रीजन फॉर दिस फर्स्ट इज दैट the construct is superfluous any statement that can be written as a do while loop can equally will be written as while loop or a for loop कह रहे हैं do while loop हमें क्यों काम अवॉइड करना चाहिए कि do में जो हम स्टेटमेंट या do while loop में जो भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं वो for loop में भी लिखी जाती है complexity रिड्यूस होने के बजाय complexity is reduced by minimizing the number of constructs between used क्या उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि द यूज ब्रेक और कंटिन्यू लूप्स को भी हमें अवॉइड करना चाहिए द फॉर्म फोर जैसे कि ये है ये हमारे पास एम्प्टी लूप्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ठीक है कि ये हमारे पास एम्प्टी लूप है उसके बाद हमारे पास कंडीशनल्स आ जाते हैं पहले ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि दिस फॉर्म इज़ बेटर देन द फंक्शनैलिटी ये फोर ऊपर क्या नाम है एम्प्टी लूप के ही अबाउट बात की जा रही है यस अब यहाँ पर कंडीशनल्स में हमारे पास कम्प्लेक्स एडिशनल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं उसमें हमें अवॉइड करना चाहिए जैसे कि हमारे पास यहाँ पर और का निशान आ रहा है ठीक है और बूलियन अलजेब्रा आ रहा है बूलियन वेरिएबल्स आ रहे हैं अब यहाँ पर अगर आपने नीचे लेकर जाना है लाइन को नीचे लेकर जाना है आपने अपने वेरिएबल्स को या आपने जो टाइप डिक्लेयर की हुई है तो आपने सबसे पहले यहाँ पर अपना वेरिएबल कंप्लीट करना है उसके बाद ही आपने
नीचे लाइन में जंप करना है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर द नॉमिनल केस शुड बी इफ पार्ट एंड एक्सेप्शन इन द एल्स पार्ट ऑफ द, सबसे पहले अपने आपने इफ की बॉडी को कंप्लीट करना है और फिर एल्स की बॉडी को कंप्लीट करना है, ठीक है। द कंडीशनल शुड बी पुट इन अ सेपरेट लाइन, कंडीशनल्स को हमेशा सेपरेट लाइंस में पुट करना चाहिए, जैसे कि डू क्लीन। इफ के बाद आपने बॉडी में उसकी डू क्लीन लिख दिया, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स इन कंडीशनल मस्ट बी अवॉइडेड, रूल्स याद रखने वाले हैं, ठीक है। Miscellaneous, अब यहाँ पर the use of magic numbers in the code should be avoided, number other than 0 and 1 should be considered declared as named constant instead. Floating point constants should always be written with decimal point at least one decimal. For example, अगर आपने इनको floating point से declare कर दिया ना, तो आप यहाँ पर 0 की जगह 0.0 भी लिख सकते हैं। अगर आपने फ्लोटिंग डिक्लेयर कर दिया तो आप 10 की जगह 10.0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर एरर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स शुड ऑलवेज बी रिटन विद द डिजिट फोर्स बिफोर द डेसिमल नंबर, वही बात यहाँ पर कह दी गई है जो ऊपर डिस्कस की थी हमने। द फंक्शंस इन C++ शुड, वो एक्सप्लिसिटली वैल्यू जो है वो लिस्टेड होनी चाहिए। अब जैसे कि गो टू जो है वो C++ में हमें ज़्यादातर यूज़ नहीं करना चाहिए। गो टू स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर कोड का जो आइडिया होता है उसको वायलेट करता है, ओके। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 29 था, कंप्लीट हो गया है। रूल्स के अबाउट ही हमने पढ़ा है, तो आप इनको देखें कि मिसलेनियस में कौन से रूल्स होते हैं, कंडीशनल्स में कौन से रूल्स होते हैं, लूप स्ट्रक्चर्स में कौन से रूल्स होते हैं, वेरिएबल्स और स्टेटमेंट्स इन C++, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 30 में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।